नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। यूटी जम्मू कश्मीर की सियासत में नया मोड़ आ गया है। मुजफ्फर हुसैन बेग जो बड़े नेता हैं, उन्होंने पीसी का दामन थाम लिया, यानी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है। कल ही इमरान रजा अंसारी ने महासचिव पद से इस्तीफा दिया था, यानी जनरल सेक्रेटरी पोस्ट और रेजिग्नेशन दिया था। उसी वक्त कुछ ऐसे संकेत लग रहे थे कि कोई बड़ा नेता जो है पीसी को ज्वाइन कर सकते हैं, और आज यह धमाका हुआ। खुद सज्जाद गनी लोन मुजफ्फर हुसैन के आवास पर पहुंचे और आवास पर पहुंच करके उनसे गुजारिश की कि आप हमारी पार्टी को दिशा दें और यूटी की सियासत में एक नया मोड़ लाएं। और उसके बाद जो मीडिया से सज्जाद गनी लोन ने कहा कि वो मेरे चाचा हैं, उनके हाथों में हम पले हैं और हमने उनसे गुजारिश की और उन्होंने हमारी गुजारिश को मान लिया। हमारे घर के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, और बचपन में पाला है उन्हें हमें, और अपनी सियासी जिंदगी की शुरुआत भी उन्हें पीपल्स कॉन्फ्रेंस से की। तो एक भतीजे के नाते पर मैं अपने साथियों के समेत आया था बेग साहब से अपना हक मांगने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनने वो हक अपना जो मेरा बनता है वो हक मुझे दे दिया। दोस्तों, इससे पहले अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस दौरान भी किसी पत्रकार ने यह सवाल पूछा था कि मुजफ्फर हुसैन बेग आपको ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन अब ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तब जब सारी चीजें, सियासी गतिविधियां पूरी तरह से स्टैंड स्टिल हो गई थी, तब अपनी पार्टी ने यह दिखाया था कि वो लोगों के लिए संघर्ष करना चाहते, इसलिए वो क्रेडिट लेना चाहते। आइए देखते हैं क्या कहना है अल्ताफ बुखारी का। अपनी पार्टी एक क्रेडिट लेना चाहती है कि जब पॉलिटिकल माहौल थम सा गया था, रुक सा गया था, हम सामने आए अपने लोगों के लिए और हमने लोगों को वो फिर एक उम्मीद दे दी कि नहीं, आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। और इट इज़ अ प्रोसेस विच विल कीप ऑन ग्रोइंग एंड इट इज़ गुड। जितनी ज़्यादा जमातें आएंगी, जितने ज़्यादा लीडर पॉलिटिकल प्रोसेस में सामने आएंगे। तो दोस्तों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद तजम्मुल, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? मुजफ्फर हुसैन बेग का पीसी में जाना और खुद सज्जाद गनी लोन मुजफ्फर हुसैन बेग के आवास में आते हैं। विनोद जी, देखिए, सियासत में कब कुछ क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। कुछ माह कबल सज्जाद गनी लोन पीएचडी के तर्जुमान आला के तौर पर उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद खैर बात कहा। मुजफ्फर हुसैन बेग ने 35-3670 के बाद, आपको याद होगा, जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बेशतर लीडरशिप डिटेंशन में थी, उस वक्त जम्मू का रुख किया और जम्मू के प्रेस क्लब में पुरजोर प्रेस वार्ता की थी और उन्होंने 371 पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह नॉर्थ स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट, जिस तरह हिमाचल में 371 है जी, उसी हिसाब से जम्मू कश्मीर को भी 371 का स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन अचानक ये डेवलपमेंट हुई कि जब सज्जाद गनी लोन ने अपनी पार्टी के सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबरान अब्दुल गनी वकील, आबिद अंसारी, राजा एजाज अली और दीगर लीडरान समेत आज चीफ कर्नल संगरी श्रीनगर में मुजफ्फर हुसैन बेग की रिहायशगाह का रुख किया और तकरीबन 1 घंटे 25 मिनट तक वहां बैठे रहे। उसके बाद इसमें हम वापस आएंगे, लेकिन प्रेस वार्ता भी हुई और सज्जाद गनी लोन ने मुख्तसर सी बातचीत की। उन्होंने कहा वो अपने जम्मू कश्मीर में भतीजे की हैसियत से चाचा के पास चले गए थे। वो मरहूम गनी लोन साहब के नजदीक लीडरान में से एक थे और अपना सियासी हक मांगा। उन्होंने ना ही इस बात से इनकार किया कि पीसी में मुजफ्फर हुसैन बेग इस पार्टी को हेड करेंगे, ना ही उन्होंने इस चीज का तकाजा किया कि उन्होंने ज्वाइन किया या नहीं। यानी मुजफ्फर हुसैन बेग का स्ट्रक्चर, सियासी कद और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की लगातार रिशेपिंग, रिलॉन्चिंग के बाद इस पार्टी को अभी तक वो मकाम हासिल नहीं हुआ। नॉर्थ कश्मीर से बाहर अभी इसको किसी भी दूसरी सेक्टर में उतनी कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन हालिया डीडीसी चुनाव में आपको याद होगा, सज्जाद गनी लोन ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से अपना शेयर जो था वो उन्होंने सकीना बेग को दिया। ये जानकर कि उन्होंने 1 वोट हासिल करने के बाद सकीना बेग चेयरमैन बनी, जिसमें सपोर्ट उनको मिला
पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जी। और अपनी पार्टी का भी कंपल्शन था। उन्होंने कहा मुजफ्फर हुसैन बेग के सियासी कद को देखते लेकिन हुए तजम्मुल सवाल पहले सवाल अकेले- सवाल ये उठता है, क्या तजम्मुल ये मान लिया जाए कि मुजफ्फर हुसैन बेग ने ज्वाइन कर ली है पीसी? क्योंकि जब हमने उनसे बात की है सज्जाद गनी लोन से, तो उन्होंने कहा कि मेरे चाचा ने मेरी बात को मान लिया है। तो क्या माना जाए? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पहले से गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क, जेके न्यूज नेटवर्क, जम्मू कश्मीर की खबरों का बड़ा नेटवर्क कहता रहा कि मुजफ्फर हुसैन बेग को पीपल्स कॉन्फ्रेंस की रिशेप करने के बाद, लीडरशिप को इकट्ठा करने के बाद कप्तान बनाया जा सकता है। जी। वो हेड करेंगे। यही वजह है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस को कई बार सज्जाद गनी लोन ने अपने नजदीक काफी लीडरान को लाया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि मुजफ्फर बेग के साथ पीडीपी का वो खीमा है। जी। और आप हैरान होंगे जिन लीडरान ने आगे खीमे में शामिल होना है, उनमें तारक हमीद करा का नाम है, उनमें अब्दुल हक खान का नाम है, उनमें इमरान रजा अंसारी तो है ही, उसमें पीर मंसूर का नाम चल रहा है, फैयाज अहमद मीर का, नजीर अहमद लावे का, यानी मेंबर पार्लियामेंट रह चुके, लावे असेंबली रह चुके, एमएलसी रह चुके, ये जी। लीडरान जो है ये मुजफ्फर बेग के साथ साथ चलकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस शामिल हो सकते। इसका गालिबन ये मतलब हुआ कि मुजफ्फर हुसैन बेग ने अपनी अगली सियासी इनिंग का आगाज पीडीपी से छोड़कर अब पीसी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस से शुरू की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल, धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ अपनी पार्टी के दिग्गज नेता जफर मनास हमारे साथ जुड़ चुका। बड़ा तजुर्बा इनको कश्मीर की सियासत पर। मनास साहब, आज पीसी को ज्वाइन किया है मुजफ्फर हुसैन बेग ने, क्या कहेंगे आप? कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये? जी देखिए, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो एक इंटेलेक्चुअल हैं, तो उन्होंने अगर पीसी ज्वाइन किए तो कुछ सोच समझ के उन्होंने फैसला लिया होगा। तो ये उनका अपना फैसला है। अब डेवलपमेंट बड़ी है या छोटी है, ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा कि जब परफॉर्मेंस जब सामने आएगी बाकी चीजें, तो बाकी हम यही कहेंगे कि उनका जाती फैसला है, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन मनास साहब, आप भी प्रयास कर रहे थे उनको अपनी तरफ खींचने का, अपनी पार्टी पूरा कोशिश कर रही थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अगर हम कोई किसी को खींच नहीं सकता है, हर शख्स की अपनी अपनी एक सोच होती है। एक जब पार्टी बनी थी तब बातचीत हुई थी उनके साथ, इसमें कोई शायद दो राय नहीं, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर बात आगे बढ़ नहीं सकी, तो फिर वो मामला खटाई में पड़ गया। लेकिन मनास साहब, आप इतना तो कहेंगे ही कि बेग के जाने से पीसी मजबूत होगी। देखिए, मैंने अर्ज की ना कि कौन मजबूत होता है कौन कमजोर होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं इस पर इसलिए कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता कि ये एक बैड टेस्ट में बात होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी तबीयत जो है, उनकी सेहत जो है, उस पर भी एक छोटा मोटा सवालिया निशान लगा हुआ है। लेकिन हम दुआ करेंगे कि वो चाकू चौबंद रहें और एक पॉजिटिव रोल अगर वो कोई अदा कर सकते हैं तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। ओवरऑल अगर वो कोई अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, बाकी ये उनका फैसला है, हमें इसका एहतराम करना चाहिए। सभी लोगों को जमहूरियत में हर शख्स को अपना फैसला लेने का हक बनता है, और वो क्या ठीक है क्या गलत है ये वो फैसला करेंगे, दूसरे हम किसी और को तो वो हक नहीं है। जी मनास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया कि यूटी जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मुजफ्फर हुसैन बेग जो बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कई मरतबा कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, और उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है। उससे भी बड़ी खबर यह है कि सुरिंदर चौधरी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक जम्मू के हिंदू फेस थे, जम्मू प्रोविंस के बड़ा फेस थे, और उन्होंने 28,000 से ज़्यादा वोट भी लिए, एमएलसी पार्टी के कोटे में रहे। आज उन्होंने से रिज़ाइन दे दिया है। रिज़ाइन के कारण बहुत सारे बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रमुख कारण या मुख्य कारण ये है कि जो नई बॉडी गठित की गई है उनमें उनकी रिकमेंडेशन को हल्के में लिया गया है, उनकी पसंद को ध्यान में नहीं रखा गया है। पार्टी के लिए इतना कुछ करने के बावजूद भी जब उनको नज़रअंदाज किया गया तो उन्होंने नाराज़गी में अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, और इससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जम्मू खित्ते में एक बड़ा झटका लगा है। दर्शकों, माइनिंग के इशू को लेकर के आज एक बार फिर अल्ताफ बुखारी ने जोरदार रोष व्यक्त किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि जो रेत
औने पौने दामों में मिलती है उसकी बेशकीमत हो चुकी है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिससे आम व्यक्तियों को उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। दूसरा, उन्होंने केंद्र सरकार से ये गुजारिश की है कि 30 से 40% बजट में इजाफा किया जाए। किन हालात में किए गए आप सबको मालूम है। 5 अगस्त 2019 के बाद इंटरनेट क्लोज था, ये नेट पे नोटिस निकाली गई, उसमें चंद बड़े मगरमच्छ जो रियासत के बाहर से आए, जिसमें हमारे जो पुश्तैनी बाशिंदे यहाँ रियासत के थे उनको मौका नहीं दिया गया पार्टिसिपेट करने का। उन्हें ये ब्लॉक्स ऑक्शन पे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलनी चाहिए थी, और मेरी इतला है कि अभी तक किसी को भी नहीं मिली है, लेकिन वो फिर भी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और आप देख रहे हैं जो रेत की गाड़ी 6,000 रुपये में मिलती थी आज 18,000 रुपये में मिल रही है। सरकार का कोई भी फैसला जो होता है वो आवाम के फ़ायदे के लिए होना चाहिए था। 6,000 में अगर रेत बिक रही थी, ये 4,000 में उम्मीद थी हमारी, लेकिन आज 18,000 में बिक रही है। ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि एक माफिया काम कर रहा है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और वो मुतल्लिका महकमा भी इनके साथ मुलविस है। दर्शकों, अब हम गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करेंगे। गांधीनगर अस्पताल में आज 2 महीने बीत चुके हैं, एक भी कोविड का पॉजिटिव पेशेंट नहीं आया, उसके बावजूद भी उसको कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल रखा गया है, जिससे आम लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप सोचिए कि जिस हॉस्पिटल में कोविड का पेशेंट आया ही नहीं हो 2 महीने से, उसको अभी भी कोविड हॉस्पिटल लिखा गया है और डी नोटिफाई नहीं किया जा रहा है कि इसमें अब यह हॉस्पिटल नॉन कोविड हो गया है। इससे आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत दिक्कत है जी। गांधीनगर के हॉस्पिटल जो हमारा ये इन्होंने बहुत अच्छी एक बिल्डिंग बनाई थी, 200 बेडेड की, जो ओपीडी भी बनाई थी। जब कोविड आया तो पूरे देश में आया था, आपको मैनेजमेंट करने में बहुत खामी आई। सबसे बड़ा दिक्कत जो गांधीनगर के लोगों को ये आई कि जो आसपास के लोग थे, नानक नगर, नई बस्ती, सतवारी, नरवाल, जो जब कोविड के चक्कर में इसको कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया, इसका ऑप्शन रखा गया सरवाल हॉस्पिटल, जीएमसी भी कोविड था। जो यहाँ के लोकल्स थे उनको बड़ी परेशानी हुई, वहाँ पे उनको बेड नहीं मिलनी, जो रेगुलर ओपीडीज थी वो नहीं मिलनी, और भी 100 किस्म की दिक्कतें आई। अब तो कोविड अंडर कंट्रोल है, अब तो कोविड की वैक्सीन भी आ गई, अब तो लोगों की सुविधा के लिए इसको खोल देना चाहिए। अगर आपने इन्वेंट्री की है, इस पर इन्वेस्टमेंट की है, तो इसको खोल देना चाहिए। कोविड के नाम पे लोगों को ये स्टिल हरासमेंट यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही लोकल लोगों को, लोकल ही ज़्यादा हरास हो रही है। जो गांधीनगर हॉस्पिटल के अराउंड के जो जितने भी एरिया, पॉपुलेटेड एरिया, उनको बड़ी हरासमेंट है। वहाँ पे जो नहीं अफोर्ड कर सकते प्राइवेट ट्रीटमेंट, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था, पर ये बंद कर दिया। इसको कोई फ़ायदा नहीं बंद करने का, अब तो कोविड कंट्रोल में है। आज से देखा हमने, पिछले महीने हम आए थे, उस दिन नहीं देखा, बोला इधर क्वारंटीन वाले आते हैं ज़्यादा, बाकी का होता है टेस्ट उधर नहीं जाने देते हैं। अभी हम भी गए थे, अभी उधर जाने नहीं देते हैं। आप हाँ, खोलना चाहिए, मुश्किलात हो जाते हैं सर, मुश्किलात हो जाते हैं। सरकार से कहते हैं कि इनका कोई अलग डिपार्टमेंट रखो, तो यहाँ लोग आएंगे, पेशेंट को देखेंगे तो सहूलियत हो जाएगा। ये हमारी विनती है। दर्शकों, हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बातचीत की और उनका भी कहना है कि हमने उच्च अधिकारियों को लिखा हुआ है कि डी नोटिफाई किया जाए, डी नोटिफाई नहीं हो रहा है, इसको लेकर के चिंता है। और इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 200 बेडेड हॉस्पिटल बिल्कुल ब्रांड न्यू बना हुआ है, उसका भी प्रयोग नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, इसके लिए हमने अपने सीनियर्स को लिखा है कि पिछले 2 महीने से हमारे पास कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, तो इसको नॉन कोविड डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये हॉस्पिटल सारी पेरिफेरी को कैटर करता है। फर्स्ट रेफरल हॉस्पिटल है ये, तो मतलब पब्लिक तो सफ़र कर रही है। हमने अपने सीनियर्स को लिखा है इस बारे में कि इसको नॉन कोविड डिक्लेयर किया जाए। टाइम हम लोग यहाँ पे सिर्फ कोविड टेस्टिंग कर रहे हैं और कोविड वैक्सीनेशन चल रही है, और ओपीडी सर्विसेज हमने स्टार्ट की हैं। नहीं, नॉन कोविड होने से तो लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, जो पेरिफेरी से आते हैं या आसपास के लोग हैं, आसपास के एरिया से हैं। यहाँ पे जैसे
1500-1600 थी ओपीडी पहले। तो आई होप कि जब सारी सर्विसेज शुरू हो जाती हैं तो वो शुरू हो जाएगा सारा, तो लोगों को तो राहत मिलेगी। जी, हमने लिखित तौर पे उनको सूचित किया है कि 13 जनवरी के बाद हमारे पास कोई पेशेंट नहीं है। हमने आरके एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह से भी बातचीत की, क्योंकि उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है कि इसको डी नोटिफाई किया जाए। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, मैं पिछले काफ़ी देर से मीडिया में भी ये कहता आया हूँ कि कोविड के दौर में तो बड़ी मजबूरी थी, ठीक है, वो प्रायोरिटी थी, कोविड के जो पेशेंट्स के लिए प्रायोरिटी थी। लेकिन इस दौर में कहीं ना कहीं नॉन कोविड पेशेंट ने बहुत सफ़र किया। कई लोगों की ऐसी डेथ होगी जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। अब मैं पिछले काफ़ी देर से ये सबको लिख रहा हूँ, मैं कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ डुल्लू साहब को लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हेल्थ को लिख रहा हूँ, भाई पिछले 2 महीने से इस हॉस्पिटल में कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं आया। तो अगर जब कोई पेशेंट नहीं आया तो आप समझते हो यहाँ पर एक डायलिसिस यूनिट हुआ करता था जो नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए था और फ्री ऑफ कॉस्ट था। वो डायलिसिस वाले पेशेंट इतना सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू में इस गांधीनगर हॉस्पिटल में बहुत बड़े इलाके को कैटर करता था, जिसमें गांधीनगर, शास्त्री नगर, नई बस्ती, सतवारी, बठिंडी, सुंजुआ, चौधरी, इस सारे इलाके को ये कैटर करता था। यहाँ रोज़ की 1000 से लेकर 1200 तक डेली यहाँ पर ओपीडी होती थी। पिछले नवंबर से लेकर इन्होंने ओपीडी यहाँ खोली है, लेकिन इस ओपीडी में सिर्फ 100 से लेकर 150 आदमी तक ही रोज़ आता है, क्योंकि ओपीडी भी तब चलती है जब उसके साथ लैब, जो पैथोलॉजिकल लैब्स होती हैं वो भी काम करें, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर्स का टाइम दिया जाता है वो भी काम करते हो। अभी ना तो ओटी काम करते हैं, ना पैथोलॉजिकल लैब काम करती है, सिर्फ ओपीडी रखने से काम नहीं चला। और जब तक मैं समझता हूँ किसी हॉस्पिटल के नाम के साथ कोविड लगा हुआ है, लोग घबराते हैं, वहाँ नहीं जाते। सीधी सी बात है, कोविड के नाम से लोग अभी भी घबराते हैं। जब तक इसको डी नोटिफाई नहीं करेंगे, वो मैं समझता रोज़ का 1000-1200-1500 लोग रोज़ के जम्मू इस इलाके के सफ़र कर रहे हैं, इस वजह से कि इसकी सर्विसेज बिल्कुल बंद हैं। ठीक है, अगर कोविड के पेशेंट आते हो तो ठीक हम कहें। अच्छा, इसके साथ 200 बेडेड मैटरनिटी हॉस्पिटल खाली पड़ा है, वहाँ भी पर कोई पेशेंट नहीं है, वो भी कोविड को डेडिकेट किया गया है। और मैंने सरकार को ये भी लिखा था कि आपके पास जो कोविड के पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट चाहिए वो हर चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है। वेंटिलेटर आपके पास हैं, ऑक्सीजन की वहाँ पर अवेलेबिलिटी है, ओटी वहाँ पर है, हर चीज़ वहाँ पर है, तो आप उसको रिजर्व रखिए, उसको मत खोलिए। लेकिन मेरी ड्यू रिगार्ड सबमिशन है, मेरी एलजी साहब से मेरी सबमिशन है, मेरी भटनागर साहब से सबमिशन है कि इस हॉस्पिटल में लोग यहाँ नॉन कोविड पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी डी नोटिफाई कीजिए ताकि नॉन कोविड पेशेंट जहाँ आके अपना ट्रीटमेंट करा सके, क्योंकि बाहर बड़ा एक्सपेंसिव है ट्रीटमेंट कराना, लोग बाहर सर्विसेज नहीं ले सकते, ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है। तो इसको डी नोटिफाई कीजिए, इसको नॉन कोविड डिक्लेयर कीजिए। दर्शकों, नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर के शराब के कारोबार से जुड़े लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हमने उनसे बातचीत की, आइए देखते हैं। अगर आप देखें तो 70% लोग वो है जिनकी सेल 1 लाख से नीचे है। मतलब कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनका जो अगर रिटर्न देखें आपको इनकम टैक्स की 7 लाख 8 लाख से ऊपर उनका मार्जिन प्रॉफिट नहीं निकला है। वो इस बिड में, करोड़ों के बिड में कहीं आ ही नहीं सकते, वो सोच ही नहीं सकते। और कुछ फैमिलीज, लेकिन ये एक बार तो लगाया है कि वही बिड कर सकता है जिसके पास डोमिसाइल है। अब देखिए, अब जो माइनिंग का जो टेंडर हुआ उसमें भी ये डोमिसाइल का था, लेकिन वो क्या करते क्या हैं कि स्टेट से कोई ऐसे आदमी को पकड़ लेंगे जिसके नाम पे बिड देंगे, लेकिन काम करने वाले वही पीछे होंगे। उसको कह देंगे 20-25 हज़ार रुपये आपको महीने का दे देंगे, आपके नाम की हमने बिड देनी है। और ये तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमने देखा है, एक मीटिंग कॉल की गई थी कमिश्नर साहब ने हमारे स्टेक होल्डर से बात करने के लिए। वहाँ ठेकेदार आए हुए थे, वो बैठे हुए थे वहाँ पे। आपकी मीटिंग कैसी रही थी? मीटिंग में हमने तो कह दिया था कि यह पॉलिसी हमें मंजूर नहीं है, ये एंटी ट्रेडर पॉलिसी है, एंटी जम्मू पॉलिसी है। हमने आपने रिजेक्ट कर दिया था। सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आप हिस्सा हैं, कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या स्टैंड है, और ना कोई बड़ा ऐसा उन्होंने इनिशिएटिव लिया अभी तक? नहीं, एक्चुअली हमारी काफ़ी सारी मीटिंग उन्होंने ली हैं। जहाँ तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सवाल है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इस पे पूरा वो वर्कआउट कर रहा है कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि वो भी इतने वरीड हैं जितने हम हैं कि हमारे ट्रेडर को नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरा सीधे लफ्ज़ों में ये कहना है कि आम आदमी को नुकसान क्यों, आम आदमी को नुकसान क्यों? अगर बड़े बड़े लोगों ने ही काम करना है तो आम आदमी के लिए रहा क्या? ये देखें, ये जो लाइसेंस सिस्टम है ये एक फिक्स्ड लाइसेंस फ़ी सिस्टम है, और इसमें एक्ट एंड रूल जो हैं
वो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये उसको भी अनदेखा करके तो ये पॉलिसी लाई जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई मंशा है, कोई ना कोई बड़ी फिश है। लेकिन एक चीज़ मैंने बार बार आगे भी बोली है कि एलजी साहब यहाँ हैं तो वो कुछ उनको हमारे लोगों के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं इस ट्रेड के बारे में, बाकी ट्रेड बारे में भी। क्योंकि इसमें एक चीज़ है, अगर हाँ ऊपर ऑनेस्ट लोग बैठे हैं तो ऐसी पॉलिसी क्यों? देखिए ये कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, मुझे ये बताओ कि हमने, सवाल ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक प्रेशर ग्रुप है और मुझे नहीं लगता जितनी बड़ी एजिटेशन हुई है सब में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। और आपके मामले को लेकर के जितना सुस्त रवैया चैम्बर का है, मुझे लगता है लचर सा है। नहीं ऐसा नहीं है कि वो अपने लेवल पे उन्होंने काफ़ी सारी मीटिंग करी हैं और उन्होंने काफ़ी सारे लोग बुलाए हैं, ट्रेडर्स बुलाए हैं, उनकी राय जानी है कि क्या है। मेरे को लगता है कि काफ़ी सारा डेवलपमेंट जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एंड पे भी होगी। और हम लोग भी अब ये है, अभी तो हम थोड़ा सा ये अपना गुहार लगा रहे हैं गवर्नमेंट के आगे कि हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे, हम इस बिड के काबिल नहीं हैं। विजय सिंह जी, आप हमें बताइए कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा, क्योंकि थोड़े दिन रह गए हैं और काउंटडाउन बिल्कुल शुरू हो चुका है और आप स्टॉक भी नहीं ले पा रहे, लिमिटेड सा स्टॉक ले रहे हैं। क्या आपने सरेंडर कर दिया है या फिर आप कुछ नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? देखिए अभी सरेंडर करने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का मसला है, हमारे बच्चों के भविष्य का मसला है और इसमें सिर्फ एक परिवार नहीं, कम से कम 25,000 परिवार जुड़ा हुआ है इसके साथ। जैसे हमारे सेल्समैन हैं, कोई ऑटो वाला है, कोई छोटा दुकानदार है, सभी हमारे ट्रेड से जुड़े हुए हैं। और मनोज साहब से मैं बड़ी बात बोलूं कि कुछ हमारे लाइसेंसी ऐसे हैं जिनके पास और कोई रोजी रोटी का साधन नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमारे एक दिनेश सिंह लाइसेंसी हैं, उनको एक्सीडेंट में उनकी जो ये स्पाइनल कार्ड है टूटी हुई है, पिछले 10 साल से बेड रिडन है, वो अपने हाथ से खाना तो दूर पानी भी नहीं पी सकते। अब उनका यही एक सहारा है, यही लाइसेंस है उनका, जिससे उनकी इलाज भी चलता है और रोजी रोटी भी चलती है। इसी तरह एक लड़का हो रहा है, 22 साल का लड़का है, ना उसका बाप जिंदा है ना उसका दादा दादी, और उसकी माँ, उसकी दोनों किडनी फेल हैं, उसकी सेल भी 50-60 हज़ार से ऊपर नहीं है, उसका इलाज उसी दुकान से चलता है, उसकी रोजी रोटी उसी दुकान से चलती है। तो इसलिए सरेंडर करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमने अपने जो सुजेशन मांगी थी उन्होंने, हमने अपनी सुजेशन दे दी है। अब हम देख रहे हैं गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। जैसे गवर्नमेंट एक्शन लेगी, जो पॉलिसी देगी, उसके हिसाब से हम अपना अगला कोर्स जो होगा वो तय करेंगे। सिंह साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पांस आया है या क्या आने वाला है? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट कुछ दिनों में आपको क्लियर करेगी कि आप अपने शटर डाउन कर दीजिए? देखिए ऐसा है कि जैसा कि आज ये जर्नल एक व्यू रहता है लोगों का कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का दौर है, तो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक उम्मीद दिखती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करें वो जिससे कि हमारी रोटी रोजी जाए। और एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर कर दूं और कि यहाँ पे इतनी दिक्कत बढ़ जाएगी हमारे लोगों की, और जो ये पॉलिसी ला रहे हैं ये इसमें इलीगल ट्रेड भी छिपा हुआ है, जो कि आज तक हमारे लाइसेंसी ने कभी नहीं किया, और इलीगल ट्रेड इतना बढ़ जाएगा। सिंह साहब, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस पॉलिसी से क्या होलसेलर को और जो लीकर इंडस्ट्री है उसको भी नुकसान होगा? ऑब्वियसली ये तो बहुत बड़ा डैमेज होगा, और होलसेलर्स का काफ़ी सारा पैसा लोगों के पास लगा हुआ, क्योंकि एक बिजनेस कम्युनिटी जो होती है उसका पैसा जो होता है वो एक मार्केट में रेगुलेट हो रहा होता है, उससे ये है कि पूरा सिस्टम क्लैप्स हो जाएगा। ये ठीक है कि गवर्नमेंट अपना पैसा तो ज़रूर निकालेगी, लेकिन बाकी जो है बैंकिंग सेक्टर है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारा पैसा जाने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो हैं बेरोज़गार हो जाएंगे, जो आज हमारे बच्चे भी ओवरेज हुए हैं और हम लोग आज कुछ करने के लिए कुछ काबिल नहीं रहे। जो पैसा हमारे पास था हमने लगा दिया
और इन्वेस्ट किया कि भाई बिज़नेस हमारा बढ़े और बिज़नेस चले, बच्चे पढ़ाए हमने। आज हमारे पास मैं ये कहूँगा कि 99.9% कह सकते हैं, बल्कि 100% भी मैं कह दूँ तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये टोटल गलत हो रहा है और इसके पीछे कौन है ये मैं नहीं कह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, दिग्विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, शुरुआत हमने की थी कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन इन दिनों मुद्दा शराब का बना हुआ है। इस पॉलिसी को लेकर के क्यों ये पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है, ये ना तो ट्रेडर्स को पता है और ना ही शायद उन लोगों को पता है जो इससे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन सरकार है कि सरकार ने ये ठान लिया है कि इस पॉलिसी को चेंज करें। रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।